नमस्ते बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी काव्य का काल विभाजन। तो आइए देखिए, हम चलते हैं काल विभाजन की तरफ। तो समस्त हिंदी काव्य को अध्ययन की सुविधा के अनुसार 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला काल है आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल या चारण काल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल और चौथा आधुनिक काल। तो देखिए, चलते हैं हम चारों कालों को किस प्रकार से विभाजित किया गया है और उसकी समय सीमा क्या है। तो आइए चलिए हम देखते हैं। ये आदिकाल, आदिकाल, वीर गाथा काल और चारण काल। ये इसका 3 प्रकार से नामकरण किया गया है और तीनों का अलग अलग अपना महत्व है। दूसरा है भक्ति काल। भक्ति काल, यहाँ जिस प्रकार से इसका अपना महत्व है, इस प्रकार से इसका भी अपना महत्व है। हर काल को सुविधा अनुसार उसके विभाजन किए गए हैं। जैसे इसमें भक्ति की रचनाएं अधिक होती थीं, तो इसे भक्ति काल दिया गया नाम। और चौथा है रीतिकाल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल, ये 4 नाम दिए गए हैं। तो आदिकाल इसलिए दिया गया कि सर्वप्रथम काल रहा, यहीं से काव्य का प्रारंभ माना जाता है, इसलिए आदिकाल दिया गया। वीर गाथा काल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसमें वीरता के वर्णन अधिक होते थे। उस काल की जो काव्य रचनाएं होती थी उनमें वीरतापूर्ण बातें होती थी, इसलिए वीर गाथा काल नाम दिया गया। और चारण काल इसलिए दिया गया कि जो राजा के दरबारों में पहुंचकर उनकी प्रशंसा के गीत गाया करते थे, अपने राजा के यश गान किया करते थे घूम घूम करके, तो उस कारण इसका नाम चारण काल भी दिया गया। और भक्ति काल हमने पहले बताया, इसमें भक्ति की रचनाएं अधिक होती थी। इसमें रीति काल दिया गया जिससे ये पता चलता है कि प्रेम पूर्ण रचनाएं, नायक नायिका से संबंधित रचनाएं अधिक की गई, इसलिए इसे रीति काल दिया गया। और अगला काल है आधुनिक काल, जो आधुनिक ढंग से रचनाएं की गई। तो इसकी समय सीमा हम देख लेते हैं। इसकी समय सीमा है 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक, और इसका है 1375 से 1700 विक्रम संवत तक, और इसका है 1700 से 1900
विक्रम संवत तक, और ये है 1900 से आज तक। ये 1900 से आज तक माना जाता है। तो अब ये देखते हैं हम कि इन चारों कालों का विभाजन आगे चल करके कैसे हुआ। तो जहां तक आधुनिक काल की बात है, आदिकाल की जहां तक बात है, तो आदिकाल तो यहीं समाप्त हो जाता है, इसका विभेद नहीं किया गया। लेकिन भक्ति काल में भक्ति काल को भी विभाजित किया गया। भक्ति काल को विभाजित किया गया दो रूपों में, निर्गुण शाखा, निर्गुण शाखा और सगुण, निर्गुण भक्ति शाखा। और दूसरा सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा दो रूपों में इसका विभाजन किया गया। अब इन दोनों को भी विभाजित किया गया दो दो शाखाओं में। इसमें दो विभाजन हुआ, एक ज्ञानाश्रयी शाखा हुआ, ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरा प्रेम आश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेम आश्रयी शाखा। ज्ञान आश्रयी शाखा के सर्वोच्च कवि रहे कबीरदास जी, इसके कबीर रहे और इसके जायसी रहे, जायसी रहे, मलिक मोहम्मद जायसी। जहां तक हम आदिकाल की बात करते हैं, तो आदिकाल में पृथ्वीराज रासो की रचना की गई थी, जिसके रचना को करने वाले कवि चंदबरदाई थे। चंदबरदाई, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अपनी रचनाएं किया था, पृथ्वीराज रासो की। तो उसके बाद ये निर्गुण भक्ति शाखा में ज्ञान आश्रयी शाखा और प्रेम आश्रयी शाखा, इसके प्रतिनिधि कवि कबीरदास रहे, इसके प्रतिनिधि कवि जायसी रहे, मलिक मोहम्मद जायसी। अब आते हैं निर्गुण भक्ति शाखा के बाद सगुण भक्ति शाखा। इसमें पहला हो जाएगा कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति शाखा, और दूसरा राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा, इसमें दो हो जाएगा। जैसा कि निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा में हमने दिखाया, यहाँ ज्ञान आश्रयी शाखा, प्रेम आश्रयी शाखा, इसके प्रतिनिधि कवि कबीर, इसके प्रतिनिधि कवि जायसी। वैसे ही इसमें भी प्रतिनिधि कवि हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास, सूरदास, और इसके प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास। तो इस प्रकार से हम देखते हैं काल विभाजन ये जैसे जैसे आगे बढ़ा, वैसे वैसे अनेक खंडों में विभाजित हुआ। तो यहां तक हमने देखा। अब हम देखते हैं आगे रीतिकाल। तो रीतिकाल में तीन खंड हुआ है।
रीतिकाल को 3 खंडों में विभाजित किया गया है, तो हम रीतिकाल को देख लेते हैं। एक है रीतिबद्ध, दूसरा है रीति सिद्ध, और तीसरा है रीति मुक्त। इस काल की ये विशेषता है कि ये तीनों काल, ये तीनों रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, ये तीनों कालखंड इस तरह से प्रभावित हुआ एक अकेले कवि बिहारी पर कि अन्य कालों के कवि गौण से प्रतीत होने लगे। इन तीनों कालों को अकेले, वैसे तो इसमें भी अलग अलग हैं, घनानंद हैं इत्यादि कई लोग हैं, लेकिन इसे बिहारी ने अपनी रचना बिहारी सतसई के माध्यम से ऐसा प्रभावित किया कि ये तीनों के तीनों बिहारी के नाम से ही शामिल हो गए। तो इसके बिहारी प्रतिनिधि कवि हैं। इन कालों के, अर्थात यहाँ पे बिहारी को हम प्रतिनिधि कवि के रूप में ले सकते हैं। आगे चल के अगर हम देखते हैं आधुनिक काल, तो आधुनिक काल के 5 खंड हुए हैं। आधुनिक काल के 5 खंड हुए, तो पांचों खंडों को हम अलग अलग देख लेते हैं। पहला है भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। दूसरा है एक दो तीन चार पांच, भारतेंदु युग के बाद आएगा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग। तीसरा आएगा पूर्व मध्य युग, जिसे हम छायावादी युग भी कह सकते हैं, छायावादी युग। चौथा आएगा उत्तर मध्य युग, उत्तर मध्य युग, जिसे हम नाम देते हैं प्रगतिवादी युग, प्रगतिवादी युग। और पांचवा आएगा प्रयोगवादी युग, प्रयोगवादी या नई कविता का युग। तो ये हो गया। अब हम इसमें अगर देखें अलग अलग करके, तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है भारतेंदु युग, तो भारतेंदु युग इसलिए माना गया इस कालखंड को कि इसमें कवि और लेखक, भारतेंदु जी ने इस युग का प्रारंभ किया, अर्थात उनके समय काल में जो रचनाएं हुई उसे हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि भारतेंदु ने जो भारतीय हिंदी साहित्य के लिए योगदान दिया वो चिरस्मरणीय है, उसे विस्मरित नहीं किया जा सकता। और दूसरा है द्विवेदी युग। भारतेंदु युग से जो कार्य बचे रह गए उसे पूर्ण करने का काम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया।
यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये भारतीय द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से है, न कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। तात्पर्य कि भारतेंदु जी ने जो खड़ी बोली हिंदी का विकास किया, उसका अंत अर्थात उसमें पूर्ण रूप से अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध करने का काम द्विवेदी जी ने किया। इसलिए भारतेंदु युग के बाद हम द्विवेदी युग का नाम लेते हैं। और पूर्व मध्य युग जो छायावादी युग है, इसका शुभारंभ करने वाले हैं प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद। क्योंकि छायावादी युग का शुभारंभ उन्होंने किया, तो इसलिए पूर्व मध्य युग को छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। और छायावादी युग का शुभारंभ जयशंकर प्रसाद ने किया, जिसमें 4 कवि हुए, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा इस पूर्व मध्य युग में। और उत्तर मध्य युग ये प्रगतिवादी युग है, जिसमें कविता अपने प्रगति के पथ पर अग्रसर हुई। तो इसमें छायावादी युग के एक कवि निराला जी ने भी योगदान दिया, अर्थात निराला जी को हम छायावादी कवि भी मान सकते हैं और प्रगतिवादी कवि भी मान सकते हैं। अगला बचा प्रयोगवादी युग। तो अभी चल रहा है, इसमें तमाम प्रकार के प्रयोग होते जा रहे हैं कविताओं में, जो अभी तक चला आ रहा है। और इसीलिए लास्ट में ये प्रयोगवादी युग हुआ, जो अब तक चला आ रहा है। तो बच्चों, हमने आपको ये बताने का प्रयास किया, जो हिंदी काव्य का काल विभाजन है वो अध्ययन की सुविधा के लिए किस प्रकार से किया गया। तो ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम इन कालों को ध्यान से देखें, अर्थात पूरे हिंदी काव्य साहित्य को 4 खंडों में विभाजित करें और उन खंडों का उपखंड करके अगर हम अध्ययन करना चाहें, तो हम समूचे हिंदी काव्य को का अध्ययन बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं, बड़े अच्छे ढंग से उसको समझ सकते हैं और ये जान सकते हैं कि भारतीय हिंदी काव्य किस प्रकार से आगे बढ़ा, क्या क्या परेशानियां आई, कौन कौन से कवियों ने कैसी कैसी रचनाएं की। जहां तक हम भक्ति काल को अगर कहें, तो भक्ति काल हमारे समूचे हिंदी काव्य साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। इस काल में जो भी कवि आए, उनका मुख्य उद्देश्य काव्य रचना करना नहीं था, क्योंकि वो उपासक थे। उनका मुख्य उद्देश्य उपासना करना था। उपासना के क्रम में आकर जो भजन कीर्तन लिख गए, वो भक्ति की रचनाएं हो गईं, काव्य रचनाएं हो गईं। और उन काव्य रचनाओं को आज हम शामिल करते हैं अपने हिंदी काव्य साहित्य के अंतर्गत। इसलिए हम उन्हें एक कवि के रूप में भी मानते आते हैं, किंतु उनका मुख्य उद्देश्य रचना करना नहीं, उनका मुख्य उद्देश्य भक्ति करना रहा, मोक्ष की प्राप्ति करना रहा। ईश्वर की आराधना के द्वारा इस संसार से अपनी आत्मा को सदा के लिए मोक्ष प्राप्त करके आवागमन के बंधनों से दूर करना था। इसलिए हमारे भक्त कवियों ने भक्तिपूर्ण रचनाएं की और अपने आप को इस सांसारिक आवागमन के बंधनों से दूर करने का प्रयास किया। तो बच्चों, इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि
बहुत सारे लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंचे, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।